हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया लेटेस्ट वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैंने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना स्टूडेंट्स, और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ चार ऑप्शन हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। ए ऑप्शन है विक्रम साराभाई, बी ऑप्शन पर है सीवी रमन, सी ऑप्शन पर है डेविड धवन, और डी ऑप्शन पर है सतीश धवन। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए विक्रम साराभाई, यानी कि जो विक्रम साराभाई हैं ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का इनको जनक माना जाता है स्टूडेंट्स। इस चीज़ का ध्यान में रखना कि जो विक्रम साराभाई हैं इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है स्टूडेंट्स। और विक्रम साराभाई को विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में सन 1966 में स्टूडेंट्स, सन 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था स्टूडेंट्स। इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में नाभिक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ए है रॉबर्ट हुक, बी है रॉबर्ट ब्राउन, सी है पुरकिंजे, और डी है विर्चो। तो सही आंसर जल्दी से नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स बी रॉबर्ट ब्राउन, यानी कोशिका में जो नाभिक का आविष्कार किया था वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था स्टूडेंट्स। और ये किया गया था सन 1831 के आसपास स्टूडेंट्स। इस चीज़ को ध्यान में रखें। और किसी भी कोशिका का जो नाभिक होता है, जो केंद्रक होता है, ठीक है ना, नाभिक को एक तरीके से कह सकते हैं हम कि जो कोशिका होती है उसका नियंत्रण कक्ष माना जाता है। इसको नियंत्रण कक्ष कहा जाता है किसी भी कोशिका के नाभिक को स्टूडेंट। इस चीज़ को ध्यान में रखें। कंट्रोल सेंटर कह सकते हैं हम इसे कोशिका का। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि कंकाल इसमें पूरी तरह से उपास्थि से बना होता है, यानी कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से जलीय जीव दिए गए हैं। इन जलीय जीवों का जो कंकाल होता है वो पूरी तरह से उपास्थि से बना होता है। तो वो कौन सा जलीय जीव है जिसका पूरा का पूरा जो कंकाल है वो उपास्थि से बना होता है। तो ए ऑप्शन पर है तारा मीन, बी ऑप्शन पर है रोहू, सी ऑप्शन पर है टूना, और डी ऑप्शन पर है शार्क। तो सही आंसर जल्दी से नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी शार्क, यानी जो शार्क होती है उसका जो कंकाल होता है पूरी तरह से उपास्थि से बना होता है स्टूडेंट्स शार्क का। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4 कि बैटरी का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। किस लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। ए शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए, बी विद्युत विभव के मापन के लिए, सी विद्युत धारा के मापन के लिए, या डी विभवांतर बनाए रखने के लिए। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी विभवांतर बनाए रखने के लिए स्टूडेंट्स बैटरी का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो बैटरी होती है उसका उपयोग परिपथ के जो दो बिंदु होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, उनके मध्य विभवांतर बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है स्टूडेंट्स के बैटरी का। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और इसके अंदर एक सिरे पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है ना, इसके एक सिरे पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिस पर धनावेश होता है, ठीक है। और एक सिरे पर स्टूडेंट्स और दूसरे सिरे पर कहें तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी अधिकता होती है। एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की स्टूडेंट्स अधिकता होती है, जिस कारण से इस पर क्या होता है स्टूडेंट्स, इस पर ऋणावेश होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5th कि इत्र के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कोयले से प्राप्त उत्पाद है। तो इत्र के निर्माण में हम किस उत्पाद का उपयोग करते हैं, किस सामग्री का, प्रारंभिक सामग्री का प्रयोग करते हैं जो कोयले से प्राप्त उत्पाद होता है। ए कोलतार है, बी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, सी कोयला गैस है, या कोक है। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से नोट डाउन करें।
अब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए कोलतार, यानी कि इत्र के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में देखा जाए तो जो प्रयोग किया जाने वाला जो कोयले से प्राप्त उत्पाद होता है वो होता है स्टूडेंट्स कोलतार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 हमारा कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। ए ऑप्शन में बताया जा रहा है वास्तविक एवं प्रतिलोमित, बी वास्तविक एवं ऊर्ध्वशीर्षी, सी आभासी एवं प्रतिलोमित और डी आभासी एवं ऊर्ध्वशीर्षी। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी आभासी एवं ऊर्ध्वशीर्षी, यानी समतल दर्पण द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो होती है आभासी एवं ऊर्ध्वशीर्षी। इस चीज को ध्यान में रखें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन है हमारा, अस्थि निम्न की उपस्थिति के कारण कठोर होती है। तो अस्थि में ऐसा कौन से वो खनिज लवण पाए जाते हैं या तत्व पाए जाते हैं कह सकते हैं जिसके कारण जो अस्थि होती है वो कठोर होती है। ए सल्फर तथा फास्फोरस, बी कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, सी कैल्शियम तथा फास्फोरस, डी सिलिका एवं कैल्शियम। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी कैल्शियम तथा फास्फोरस, यानी कि जो अस्थि होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस की उपस्थिति के कारण ही स्टूडेंट्स कैसी होती है, कठोर होती है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 8वां हमारा, पेशियों में ऑक्सीजन के अभाव की परिणति प्रायः पेशीय ऊतक के जकड़न के रूप में होती है, ऐसा निम्न के कारण होता है। यानी कई बार क्या होता है कि पेशियों में ऑक्सीजन के अभाव के कारण क्या होने लगता है, जो पेशीय ऊतक होते हैं उनमें जकड़न हो जाती है, ठीक है ना। ऐसा किस चीज़ के कारण होता है। ए पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण के कारण होता है ऐसा, बी पायरुवेट ग्लूकोज में रूपांतरण के कारण होता है ऐसा, सी ग्लूकोज का पायरुवेट में रूपांतरण ना होना है, या डी पायरुवेट का एथेनॉल में रूपांतरण के कारण ऐसा होता है। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण के कारण क्या होती हैं, जो हमारी मांसपेशियां होती है, जो पेशीय ऊतक होते हैं उनमें जकड़न हो जाती है, ठीक है ना। तो ये होता है स्टूडेंट्स किसके कारण, पेशियों में ऑक्सीजन की अभाव की उपस्थिति में ऐसा होता है, अभाव के कारण ऐसा होता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु की गति आवर्ती गति के रूप में जानी जाती है स्टूडेंट्स। यानी कि हमें यहाँ देखना है कि 4 ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो ये प्रदर्शित करता है कि उसकी जो गति है वो आवर्ती गति है। ए उड़ता हुआ पक्षी, बी हवाई जहाज, सी रेलगाड़ी और डी है लोलक। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी लोलक। जो लोलक होता है वो स्टूडेंट्स आवर्ती गति को प्रदर्शित करता है एक तरीके से देखा जाए तो। अब आवर्ती गति होती क्या, इसको भी जान लेते हैं। तो आवर्ती गति वह गति होती है जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर, यानी जो दिया गया समय है उस समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है। यानी कि वो अपनी जो गति है स्टूडेंट्स उस गति को क्या करे, दोहराए, ठीक है ना। एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराए, तो इस प्रकार की गति को स्टूडेंट्स बोला जाता है आवर्ती गति, ठीक है स्टूडेंट्स। इस चीज़ को ध्यान में रखें। और जिस समय बाद गति का पुनः दोहराव होता है, यानी गति पुनः दोहराई जाती है जिस समय के बाद, ठीक है ना, उस समय को स्टूडेंट्स बोला जाता है आवर्तकाल, उसको आवर्तकाल बोला जाता है। यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आवर्तकाल वह समय है स्टूडेंट्स जिसके बाद जो पिंड होता है स्टूडेंट्स वो अपनी गति को क्या करता है, दोहराता है, अपनी गति का पुनः दोहराव करता है या दोहराता है, तो उसी को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, आवर्तकाल बोला जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब कुछ उदाहरण भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आवर्ती गति के कुछ उदाहरण जो कभी हो सकता है परीक्षा में आ जाएं, तो उस दृष्टि से मैंने कुछ उदाहरण आपके लिए लिखे रखे हैं। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि घड़ी की सुई है, जैसे ही घड़ी की सुई की गति है ये भी आवर्ती गति है स्टूडेंट्स। दूसरा है आपका पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर जो गति करती है, जो कक्षीय गति होती है, वो भी स्टूडेंट्स क्या है, एक आवर्ती गति है, आवर्ती गति का उदाहरण है, ठीक है ना।
और थर्ड मैं बता रहा हूँ कि किसी उपग्रह का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना आवर्ती गति कहलाता है। जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है तो ये उसकी गति कैसी है, आवर्ती गति है स्टूडेंट्स। एक पेंडुलम की गति, ठीक है ना, पेंडुलम की भी गति आवर्ती गति होती है। सिलाई मशीन की जो सुई होती है, सिलाई मशीन की जो सुई होती है उसकी भी जो गति होती है वो भी स्टूडेंट्स आवर्ती गति होती है, ठीक है ना। और झूले के ऊपर जो झूला होता है, ठीक है ना, झूले पर अगर कोई बच्चा बैठा है, झूले पर एक बच्चे की जो गति होती है वो भी स्टूडेंट्स क्या होती है, आवर्ती गति होती है। ये कुछ आवर्ती गति के उदाहरण है स्टूडेंट्स। हो सकता है कभी परीक्षा में आ जाए तो वहाँ पर आप आवर्ती गति के रूप में उसका आंसर टिक कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। 10 क्वेश्चन है हमारा कि 273 केल्विन वायुमंडलीय दबाव पर 1 किलोग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा कहलाती है। तो उस आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? ए बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, बी गलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, सी हिमीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, या डी संलयन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप लोग नोट डाउन कर लें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी, इसे बोला जाता है संलयन की गुप्त ऊष्मा स्टूडेंट्स। इस चीज़ को ध्यान में रखें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन है हमारा कि संबंधित फसल प्रजातियों के बीच क्रॉस कहलाता है। तो उस क्रॉस को क्या कहा जाता है? ए अंतर्वर्गीय संकरण कहा जाता है, बी अंतर विशिष्ट संकरण कहा जाता है, सी अंतर विविध संकरण कहा जाता है, या डी प्रेरित उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, उस क्रॉस को? तो जल्दी से सही आंसर नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी अंतर विशिष्ट संकरण कहा जाता है उसे स्टूडेंट्स। संबंधित फसल प्रजातियों के बीच में जो क्रॉस होता है वो क्रॉस कहलाता है अंतर विशिष्ट संकरण स्टूडेंट। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन 12 है कि मनुष्यों में शाखित कोशिका का एक उदाहरण है। तो जो शाखित कोशिका का एक उदाहरण अब हमें देखना है कि इन चारों में से वो कौन सा उदाहरण है। ए लाल रुधिर कणिका है क्या वो, बी श्वेत रुधिर कणिका है, या सी तरकू के आकार की पेशीय कोशिका है, और डी है तंत्रिका कोशिका। तो सही आंसर जल्दी से नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स डी तंत्रिका कोशिका। तो जो तंत्रिका कोशिका है तो देखा जाए तो मनुष्य में शाखित कोशिका का एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो तंत्रिका कोशिका होती है। अब देखा जाए तो ये जो तंत्रिका तंत्र होता क्या है इसे भी हम जान लेते हैं। क्योंकि जिस तंत्र के द्वारा स्टूडेंट्स, जिस तंत्र के द्वारा हमारे जो विभिन्न अंग होते हैं, ठीक है, अंगों का नियंत्रण होता है, ठीक है ना, जिस तंत्र के द्वारा हमारे विभिन्न अंगों का नियंत्रण होता है, अंग और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है। यानी कि हमारा जो अंग है और जो वातावरण है उसके बीच में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य होता है, ठीक है ना, उसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। उसी को बोला जाता है तंत्रिका तंत्र बोला जाता है, जिसके द्वारा ये प्रोसेस होती है कि हमारे जो विभिन्न अंग होते हैं उन पर नियंत्रण होता है और अंगों का वातावरण के साथ जो सामंजस्य स्थापित होता है। तो ये सामंजस्य स्थापित करना और हमारे जो शरीर के विभिन्न अंग हैं उनका नियंत्रण करने का जो कार्य करता है, जो तंत्र कार्य करता है, उसी को स्टूडेंट्स बोला जाता है तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। अब देखा जाए तो जो तंत्रिका कोशिका होती है स्टूडेंट्स, तंत्रिका कोशिका जिसे बोला जाता है स्टूडेंट्स न्यूरॉन भी बोला जाता है, जिसे स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान में रखें, तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन बोला जाता है। तो ये तंत्रिका तंत्र की स्टूडेंट्स रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो वहाँ पर आप न्यूरॉन या या तंत्रिका कोशिका को निशान लगा सकते हैं, ठीक है ना। तंत्रिका कोशिका जो शब्द की बात की जा रही है, जो तंत्रिका कोशिका शब्द है, इसका पहली बार जो प्रयोग किया था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हेनरिक विलहेल्म विलहेल्म वाल्डेयर। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले तंत्रिका कोशिका शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। हेनरिक विलहेल्म वाल्डेयर, ये वो साइंटिस्ट हैं। और स्टूडेंट्स एक और मैं क्वेश्चन बता दूं इससे रिलेटेड जो बन करके आता है कई बार, कि सबसे लंबी कोशिका जो होती है स्टूडेंट्स वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है स्टूडेंट्स। इस चीज़ को ध्यान में रखें, तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है सबसे लंबी, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।